देखिए बच्चों, कल आप सभी को हमने अवकलन का फार्मूला बताया था। आज सारे बच्चों को हम अवकलन सिखाएंगे कि अवकलन हम करते कैसे हैं। एक्चुअली में क्या है कि अवकलन जो क्लास 12th में एनसीईआरटी की बुक आ गई है, उसमें एक्सरसाइज में जो भी सवालें हैं वो एक के बाद एक मतलब ऐसा कुछ पद है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है। यानी अब हम यहाँ पे सारी बातें आपको बताऊंगा कि अवकलन में कैसे क्या करते हैं। ये कोई एक्सरसाइज से सवाल नहीं, ये आपकी बेसिक सवाल है अवकलन की। और जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा आपको अवकलन आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से समझें कि अवकलन करते कैसे हैं, हम लिखते कैसे हैं, एक एक स्टेप समझेंगे। सबसे पहले अवकलन करने के लिए हमको कम दो पद होने चाहिए हमारे पास। एक एलएचएस का पद हो, एक आरएचएस का पद हो। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास है b = 4/3 πr³। ये जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये हमारा गोले के आयतन का फार्मूला है। इसमें दो पार्ट हैं, एक हमारा एलएचएस का पार्ट है, एक हमारा एलएचएस का है, एक हमारा आरएचएस का है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन से दिया हुआ है यहाँ पर केवल आरएचएस है। तो हमको अवकलन करने के पहले दो पद लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर y मानेंगे। माना y = 4x³ + 8x² + 4। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम किसके सापेक्ष अवकलन करें। तो ये आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। पूरे अवकलन का सबसे महत्वपूर्ण पद यही है बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझना है कि अवकलन जो है, इस अवकलन का किसके सापेक्ष अवकलन किया जाए। इस पद का जो भी दिया हुआ है इसका अवकलन हम किसके सापेक्ष करें। तो हमें अवकलन सदैव इसके चर पद को देखकर करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया यक्ष के सापेक्ष दोनों पक्षों का हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो पहला पद ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो हम ये सर राइट साइड देख करके अवकलन करते हैं। जो भी अवकलन होता है लेफ्ट और राइट दोनों पद का होता है। तो हर बच्चे को ये बात मैंने कल की डेट में बता के आया हूँ कि डिफरेंशिएशन का मतलब d/d होता है। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे हर में रख देते हैं। अब बताइए इसके पास क्या है, y। तो अब यहाँ पे लिख देंगे d/dx 4x³ + 8x² + 4, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3। आरएचएस में 3 पद हैं, 1 2 3। इसका अर्थ हुआ कि हम तीनों पद का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो जब इसका हम अवकलन अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा d/dx 4x³ + d/dx 8ax² + d/dx × 4। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझें। अब यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है। 4 एक संख्या है, नंबर ऑफ, ये नंबर है 4 का। तो ये कांस्टेंट पद है, बदलेगा नहीं। तो अवकलन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि कौन सा पद बाहर होगा, किसका अवकलन शून्य होगा, कब अवकलन शून्य नहीं होगा, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो 4 ये क्या है, ये कांस्टेंट पद है। इसको हम अवकलन के बाहर रख देंगे तो जाएगा d/dx, यहाँ बचा x³। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है 8a, है ना। 8 जो है ये भी नहीं बदलेगा, a जो है ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पहचानने का सबसे आसान बात यह है कि हमारा सापेक्ष किसका है, x का। तो x ही हमारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, ये हमारा बचा रहेगा। इसका अवकलन करना होगा। ये सब हमारे कांस्टेंट पद हैं, इसको हम अवकलन के बाहर लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारा 8a d/dx x²। अब देखिए ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई भी आपका चर पद नहीं है। तो जब आपके पास चर पद मतलब जैसे x y या थीटा, ये सब वैल्यू आपके पास नहीं होगी, केवल गिनती होगी या केवल ABC होगा, तो ये इसका हम हमेशा कांस्टेंट मानेंगे और इसका अवकलन सदैव शून्य होगा।
देखिए बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आकलन 100% आपको समझ में आएगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी तो हमेशा कंफ्यूजन आपकी बनी होगी कि हमको क्या बाहर करना है, कैसे बाहर करना है। तो इसको आसानी से समझना सिर्फ यही है कि हमारा हर जो होता है किसका सापेक्ष बना है, यक्स का, कौन सी वैल्यू नियत है, कौन सी बदलती हैं, ये सब आपको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, इसका मतलब रिस्पेक्ट हमारा एकदम सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है। अब यहाँ पे घात का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे सूत्र को जानने समझने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे माइंड का सेटअप होना चाहिए, यहीं से आपका सवाल आ जाएगी। हमें पता है जब भी अवकलन का सापेक्ष सही होता है तो उसकी जो घात होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो इसकी घात 3 है, 3 को हम पहले लिख देंगे और इसके घात में 1 कम कर देंगे। अब x की घात 3 है, जब उसकी अवकलन करेंगे तो 3 में 1 कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ पिछली क्लास में। अब इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 8a। अब देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 आगे आएगा, इसमें 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 और 1 घात लिखी नहीं जाती। तो ये हमारा हो जाएगा 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूना 16 ax। ये हमारा अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स का। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर यक्स था तो मैंने अवकलन किया यक्स के सापेक्ष। अब देखो यहाँ पे है r, तो हम जो अवकलन करेंगे यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर। आगे समझ लीजिएगा, तो अवकलन का मतलब d अपान डी आर, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के। यहाँ पे b है तो b होगा, फिर हो जाएगा d अपान डी आर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए जो कांस्टेंट पद है उसको हम अवकलन के बाहर लिखते हैं। और कैसे हमें पता चला, सारे बच्चों को ये पता है 4/3 एक ऐसी नंबर है, ऐसा भिन्न है, ऐसी फ्रैक्शन है जो बदलेगा नहीं, लिख उठा 4/3। और पाई की वैल्यू सबको पता है, नियत होती है, यानी ये सारे पद कांस्टेंट हैं। तो इसको हम अवकलन के बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई डी बाई डी आर क्यूब हो जाएगा 4/3 पाई। अब ये जो 3 घात है आगे आएगा और इसमें 1 घटा देंगे तो 1 कम कितना होगा, 2, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा अवकलन किसका आ गया, गोले के आयतन का अवकलन आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम अवकलन करते हैं। पहली बात पूरी ध्यान से समझेंगे, अवकलन का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है बच्चों, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, कौन सा कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं, कौन से कांस्टेंट पद का अवकलन शून्य होता है, कब बाहर होता है, कब शून्य होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें आपको अभ्यास पे आएगा। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको आएगा। अभ्यास करना इसी तरह से आसानी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन हल करते में रहेंगे। हम आपको नई नई बातें इस अवकलन को लाकर बताऊंगा। अगर ब्राह्मी क्लास में आपका अवकलन और समाकलन, अवकलन कंप्लीट है तो समाकलन 100% कंप्लीट होगा, और अवकलन ही नहीं कंप्लीट है तो समाकलन कहाँ से आएगा, क्योंकि अवकलन आना बहुत ही अनिवार्य है। और अवकलन में क्वेश्चन एक्सरसाइज का हल करने के पहले आपको बेसिक पता हो, नहीं तो आप सिर्फ रट्टा मार कैलकुलेशन करेंगे, बाकी अदरवाइज कोई बीच में दे दिया गया डिफरेंट टाइप का तो अवकलन कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। आपको अगर चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये आपको बात समझ में आएगा तो जो भी बातें डाउट्स होंगी, जो आपको डाउट समझ में आएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों, गुड लक।